हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पैडागोजी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इस 30 क्वेश्चन में से आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप 30 में कितना सही कर दिए। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है। हम छाट छाट कर जो है ना आसान क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, तो कम से कम 30 में 30 या 30 में 29 या 28 सही करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, कमेंट करिए। भाषा अर्जन और भाषा विकास के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला का भाषा केवल केवल जहाँ पे लगा गलत हो जाएगा। भाषा का समाज से कोई संबंध नहीं है, ये भी बात गलत है, आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। भाषा अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको बता दें आंसर जो बताएंगे हम वो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑफिशियल आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पढ़ते समय किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट विवरण, स्थान, नाम या तारीख खोजना क्या कहलाता है। पढ़ते समय किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट विवरण, कोई स्थान या कोई नाम या कोई तारीख को खोजना क्या कहलाता है। सरसरी तौर पर पठन, स्थानीय अवबोधन या गहन पठन, मुख वचन या फिर निष्क्रिय श्रवण, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स सुनिए, किसी भी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट विवरण को खोजना, ये फ्रेंड्स गहन पठन कहलाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है जी, गहन पठन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्लास आप सभी के लिए 2:30 बजे से दिन में होता है, दिन में 2:30 बजे से ये क्लास होता है, ठीक है। अगला, नौकरी संबंधी विज्ञापन में दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। देखिए, नौकरी संबंधी विज्ञापन में जो फ्रेंड्स विज्ञापन जो रहता है ना, उसमें से सूचना को ध्यान से पढ़ना, सूचना को ध्यान से पढ़ना, ये किस में आता है, बताइए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भी जो है ना जी, इसको क्या बोलते हैं, गहन पठन कहते हैं। ये गहन पठन फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है, गहन पठन इसको भी कहते हैं। 4 नंबर, जब कोई शिक्षार्थी कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री को समान आनंद या मुख्य विचार के लिए पढ़ता है तो क्या कहलाता है। जब कोई विद्यार्थी जो है ना कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री को समान आनंद के लिए, सिर्फ फ्रेंड्स आनंद के लिए या मुख्य विचार के लिए पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या बोला जी, कोई विद्यार्थी कम समय में ज्यादा पाठ पढ़ रहा, कम समय में ज्यादा मतलब वो तेजी से पढ़ रहा होगा, तो आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, विस्तृत पठन या द्रुत वाचन, मतलब जल्दी से पढ़ना, कम समय में ज्यादा पढ़ रहा है ना, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षिका छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि कमेंट करिए। तो एक प्राथमिक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग कर रही है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए। केवल समय गलत हो जाएगा, बच्चों को खिलौने पसंद होते इसीलिए ऐसा नहीं है। यह शब्दों और वास्तविक जीवन की वस्तुओं के बीच संबंध को जोड़ता है, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नई भाषा सीखते समय शिक्षार्थी कि वह अवधि जिसमें वह सक्रिय रूप से भाषा उत्पन्न नहीं करता बल्कि केवल सुनता है क्या कहलाती है, बताइए आंसर। नई भाषा सीखते समय विद्यार्थी की वह अवधि जिसमें वह सक्रिय रूप से भाषा उत्पन्न नहीं करता बल्कि वह केवल सुनता है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे जी, उसे कहते हैं मौन अवधि कहते हैं, आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण की मौन अवधि की परिकल्पना मुख्य रूप से किस अवलोकन पर आधारित है। मौन अवधि की परिकल्पना मुख्य रूप से किस अवलोकन पर आधारित है। 7वां का सही जवाब क्या होगा, केवल। देखिए फ्रेंड्स केवल जहाँ पहला गलत हो जाएगा। शिशुओं में पहली भाषा सीखने की सुनने की अवधि पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जवाब है। जिस भी क्वेश्चन में और टाइम चाहिए होगा आपको, आप क्लास को रोकेंगे, पहले आप खुद से आंसर देंगे, ठीक है। अगला, एक प्रभावी शिक्षक को शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। एक टीचर को जो है ना पढ़ाते समय किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है केवल, केवल देखिए यहाँ पे लग रहा है निर्धारित पाठ्य पुस्तक, गलत हो जाएगा। केवल श्यामपट गलत, ये भी गलत। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य सहायक संसाधनों को, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कम टाइम में आपको हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा दें। 2:30 बजे से यह क्लास होता है, 2:30 बजे से दिन में। अगला, विद्यार्थी के अधिगम, भाषाई क्षमता और उसकी क्रमशः प्रगति के विषय में सूचना एकत्र करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, बताइए। तो
किसी भी विद्यार्थी की अधिगम हो गया, भाषाई क्षमता हो गया, उसकी प्रगति के विषय में सूचना अगर आपको एकत्र करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो है ना ये अक्सर पोर्टफोलियो, ठीक है फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर। पोर्टफोलियो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पोर्टफोलियो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए, छात्रों को वर्गीकरण और प्रोन्नति करना, छात्रों की भाषाई क्षमता की प्रगति व विकास दर को जानना। हाँ, विकास दर को जानना तो होता है। छात्र की उपलब्धियों को प्रमाणित करना, या फिर ए, बी और सी। पोर्टफोलियो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बच्चों की भाषाई क्षमता की प्रगति व विकास दर को जानना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए में बोला गया छात्रों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, वर्गीकरण हमेशा गलत होता है, तो जब ए गलत हो जाए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते ही 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और त्रुटियों को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाई और त्रुटि को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? कौन सा परीक्षण होता है जी? तो पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थियों की कठिनाई को पहचानने के बाद उन्हें दूर करने के लिए की जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, कठिनाई को पहचानने के बाद दूर करना, कठिनाई पहचान ली उसके बाद दूर करने के लिए दिए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? आसान क्वेश्चन है। इसे कहते हैं फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट मनोरंजक घटना या छोटी घटना के घटने के बाद लिखे जाने वाले विवरणात्मक सारांश को क्या कहा जाता है? किसी विशिष्ट मनोरंजक घटना या छोटी घटना के घटने के बाद लिखे जाने वाले विवरणात्मक सारांश को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं क्या? पोर्टफोलियो नहीं कहती इसको। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर, ठीक है। चलिए, उपाख्यानात्मक अभिलेख मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? चलिए कमेंट करिए। ऑप्शन ए में पढ़िए जी, केवल परीक्षा के अंक पर नहीं, बच्चों की उपस्थिति पर भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, किसी विशिष्ट घटना के आख्यान वृत्तांतों पर। आंसर यहाँ पे बी है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन, उपाख्यानात्मक अभिलेख मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। उपाख्यानात्मक अभिलेख मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या लिखा गया है? दोनों क्वेश्चन ये सेम है क्या जी? अच्छा, लगभग सेम ही है क्वेश्चन। अच्छा, कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है 14-15, तो आंसर इसमें भी बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की वह विधि जो प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का संयोजन मानी जाती है, क्या कहलाती है? 16 का बताइए। तो भाषा शिक्षण की वह विधि जो प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का संयोजन मानी जाती है, क्या कहलाती है? 16 का बताइए। इसे कहते हैं फ्रेंड द्विभाषी विधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। यह क्लास आपको 12 बोल रहे हैं 2:30 बजे से होता है, और इससे पहले 2 बजे से CDP का क्लास होता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगला, द्विभाषी विधि में किन दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है? द्विभाषी विधि में किन दो भाषा का उपयोग होता है? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका मातृभाषा होता है और एक लक्ष्य भाषा होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, जो लगे बी लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की अधोगामी प्रणाली मतलब टॉप डाउन अप्रोच की मुख्य प्रवृत्ति क्या होती है? भाषा शिक्षण की टॉप डाउन अप्रोच। कमेंट करेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या है? भाषा शिक्षण की जो टॉप डाउन अप्रोच होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? ऊपर से, ठीक है जी, ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, टेलीग्राम से अगर ये PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। अगला, पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में कविता और कथा देना तथा बाद में अक्षर लेख लिखाना किस उपागम का एग्जाम्पल है? 19 का बताइए।
पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में कविता और कथा देना तथा बाद में अक्षर लेखन सिखाना किस उपागम का एग्जाम्पल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 का बताइए। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स, टॉप डाउन कहती है इसे। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 20 का बताएंगे आप लोग। इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पर आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर। एक अधिगम विकलांगता जिसमें बच्चा बी को डी लिखता है और 6 को 9 लिख देगा, मतलब 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक बच्चा जो बी को डी और 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? 21 का बताइए आंसर। मतलब फ्रेंड्स उसको पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने में दिक्कत रहेगा तो इसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में, लगभग फ्रेंड्स हर शिफ्ट में आ ही जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है डिस्लेक्सिया का प्रकटीकरण मुख्य रूप से शिक्षार्थियों में किस कठिनाई के रूप में होता है? डिस्लेक्सिया जब किसी को होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या कठिनाई होती है डिस्लेक्सिया में? 22 का बताइए। चलने फिरने में कठिनाई नहीं, वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होता है। बिल्कुल सही जवाब है, पढ़ने और लिखने में दिक्कत होता है जिसको डिस्लेक्सिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स और बच्चों के कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवेश का निर्माण करते हैं? कमेंट करिए फ्रेंड्स यहाँ पे 23 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कमेंट 23 नंबर क्वेश्चन का क्या बी होगा जी? भौतिक परिवेश बिल्कुल नहीं। कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स और बच्चों के कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवेश का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स? इसे कहते हैं प्रिंट समृद्ध परिवेश। आगे चलते हैं 24 नंबर। अगला, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 24 का बताइए। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री से अधिगम को प्रभावी बनाना। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जो अपने परिवार में पहली बार विद्यालय या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने आए हैं क्या कहलाते हैं? कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट करिए। वे शिक्षार्थी जो अपने परिवार में पहली बार विद्यालय या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने आए क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहलाते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर, 30 क्वेश्चन ही होगा। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही लग रहा है आपको? 26 का बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, वे अपने परिवार में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उनके पूर्वज विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित थे। ये भी सही बात है। वे प्राय सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से हो सकते हैं। ये भी सही बात है। आंसर यहाँ पे आपका उपयुक्त कथन, सभी कथन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, फिर से कह रहे हैं फ्रेंड्स आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है? भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया केवल व्याकरण गलत हो जाएगा। बी, दैनिक जीवन में संबंध हो, कार्यों और घटनाओं पर बातचीत करने से। आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने, अवसर का सदुपयोग करने या आनंद प्राप्त करने के लिए कौन सा वाचन किया जाता है? 28 का बताइए। तो सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने, अवसर का सदुपयोग करने या आनंद प्राप्त करने के लिए कौन सा वाचन किया जाता है? आनंद प्राप्त करने के लिए बोल रहा, ठीक है। इसे कहते हैं द्रुत वाचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
29 नंबर। लर्निंग बाय डूइंग उपागम भाषा शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, उपागम जो होता है भाषा शिक्षण में फ्रेंड्स क्यों जरूरी है? इससे शिक्षा का कार्य समाप्त हो जाता है, गलत हो जाएगा। यह विधि अधिगम को अधिक प्रभावशाली और अस्थायी बनाती है, बिल्कुल ये सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा ये क्लास का। बच्चों के सामने चित्रों या लिखित सामग्री जैसे चॉकलेट के रैपर या संवाद फोटो के माध्यम से भाषा प्रस्तुत करना क्यों उपयोगी होता है? बताइए। बच्चों के सामने चित्र या फिर लिखित सामग्री जैसे चॉकलेट के रैपर या फिर संवाद फोटो के माध्यम से भाषा प्रयोग प्रस्तुत करना क्यों उपयोगी है? 30 का, इससे भाषाई कक्षा रुचिकर बनती है और बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 30 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? फ्रेंड्स ये सब क्लास करवाने में मेहनत लगता है, क्वेश्चन खोजना, टाइप करना, फिर क्लास करवाना। तो फ्रेंड्स एक लाइक आपको कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास हर रोज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।